मेरे लिए देश सर्वोपरि है। कमांडो में और सेना कोई नौकरी नहीं है। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो एक ही धर्म के लोग आतंकवादी क्यों हैं? हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं है? जन्नत की हूर तो बाद में देखे, उनको कब्र में दफनाने का काम करना पड़े। को मारना कोई महसूस करना नहीं है, वो तो राक्षस है। नमस्ते, स्वागत है आपका बातरस में। कभी गोली का सामना किया है आपने? सुने बहुत होंगे, पढ़े बहुत होंगे, फिल्मों में बहुत देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जिनको गोली का जिनके साथ आमना सामना होता है। और अगर मैं बताऊं कि कोई ऐसा देशभक्त जो अपने देश के लिए गोली खाया हो, जिसने अपने देश के लिए गोली चलाई हो, जिसने 10, 20, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों आतंकियों को धूल चटाया हो, मौत के मुंह में डाला हो, उनसे आपको मिलवाऊं। गर्व महसूस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मुझे भी वो गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साथ एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, एनएसजी कमांडो सुनने में जो दर्शक हैं हमारे, उनको ब्लैक कैट कमांडो वाला जो है, जो उनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, ये सुनने में जितना फैसिनेट करता है, जितना जो है रोमांच भरता है, जोश भरता है, यहां तक पहुंचने का जो सफर है आपका, वो जानना चाहेंगे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप सफ़र की बात करते हैं, ये सफ़र जो है गांव से शुरू हो जाता है। हाँ। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है ना, हर जगह से जो ना देशभक्त निकलता है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, तमाम क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो जो है ना, जो नौजवान देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं। और भारतीय सेना के साथ साथ जो है ना, वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और लंबा टाइम वहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद जो है एनएसजी के अंदर जो है ना जाने का मौका मिलता है। अच्छा। उसमें भी हजारों लोगों में से एक वैकेंसी आती है, कई हजारों में, कई पलटनों में तो आती ही नहीं है। तो उनमें से जो है खासकर जो है उसमें इन्फेंट्री के बंदे और पैरा कमांडो के बंदे रहते हैं। जो ऑपरेशनल टीम है एनएसजी की, सही मायने में जो ब्लैक कैट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पैरा मिलिट्री से भी बहुत सारे कमांडो आते हैं वहाँ पे, परंतु वो सब जो है ना वीआईपी ड्यूटी और जो है ना बाकी कामों के अंदर उनको ड्यूटी दी जाती है। सबको, सब लोग देशभक्त हैं, पर वो अलग अलग पार्ट है वहाँ पे। तो वहाँ जब छटनी होने की बात आती, फिर उन हजारों में से एक आदमी छटता है, वॉलंटियर आता है। क्योंकि पता है एनएसजी में जब आदमी आएगा, जो भी कमांडो आएगा, सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग के अंदर ही बहुत ज़्यादा खतरे, ट्रेनिंग के अंदर ही टूट फूट हो जाती है, और यहाँ तक जो है ना ट्रेनिंग के दौरान डेथ भी हो जाती है। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है क्या सुरेंद्र जी? सबसे टफ एनएसजी की ट्रेनिंग है। उसके बाद तो देश का, दुनिया के अंदर एनएसजी का नाम है, क्योंकि कमांडो को कमांडो बनाया जाता है। मतलब हीरे को भी जो है ना बिल्कुल तराश के बिल्कुल एकदम नगीने में डाला जाता है। क्योंकि जो पैरा कमांडो आर्मी की कमांडो है पैरा, और बाकी जितनी देश में और कमांडो हैं, उन कमांडो के अंदर पैरा कमांडो नंबर 1 के ऊपर आती है। और उस पैरा कमांडो के कमांडो को भी अगर एनएसजी की फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी वहाँ पर आने के बाद 3 महीने ट्रेनिंग करता है, साथ रगड़ा खाता है। तो तब जो है ना ऐसी जो टीम एक बनाई जाती है, बहुत ही जो है ना छोटी टीम होती थी पुराने टाइम के अंदर। तो मात्र जो है ना 400 आदमी की टुकड़ी जो है ना 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप की होती थी, और 52 की जो है ना 400 आदमी की टुकड़ी। तो वो जो छटके जो वहाँ आता है, तो वो बिल्कुल उसको मालूम है कि मुझे जो है फेस टू एनिमी लड़ाई लड़नी है। मैं एनएसजी के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे जो है ना आतंकवादी के साथ मेरा आमना सामना होना ही होना है। और वो ऐसे नहीं बाकी फोर्सों की तरह, बाकी देश के अंदर जितनी फोर्सें हैं वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं। देश में एकमात्र फोर्स ऐसी है एनएसजी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, जो आड़ का इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पर दुश्मन है वहाँ पर सीधा टूट पड़ते हैं।
और 5 से 7 सेकंड का ऑपरेशन करते हैं। तो उसके लिए तराशने के लिए जो है ना, जब यहाँ आते हैं वहाँ छटते हैं, वहाँ जो है ना दौड़ के टेस्ट होता है, बीपीटी बोलते हैं 5 किलोमीटर का, और टाइमिंग के हिसाब से कंप्यूटर पूरे फिजिकल के टेस्ट होते हैं, फायरिंग के टेस्ट होते हैं। तो वहाँ से छांट के भेजते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद टेस्ट होते हैं, ये सब फिजिकल के टेस्ट होते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, तमाम। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो जानना चाहूँगा, क्योंकि उसमें क्या पूछते हैं? यहाँ एनएसजी में पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है। जब आप दुनिया देश के अंदर जाते हैं, आपकी ड्यूटी लगा दी, आपको जो है ना, मान लो पाकिस्तान के अंदर कोई आपको टारगेट दे दिया, आपको पाकिस्तान में जाना है, आपने इस चीज़ को अंजाम देना है। आपको कोई स्नाइपर ड्यूटी लगा दी कि आप जो है ना एज ए स्नाइपर जो है ना यहाँ उस आदमी को किल करना है। वो आदमी 2 दिन में निकलेगा, 3 दिन में दिखाई देगा, 5 दिन में दिखाई देगा, 1 हफ्ते में दिखाई देगा। कई बार तो जो है ना अपना जो है ना मोर्चा संभाले अपना जो है ना डामचा जो भी सिस्टम के अंदर रह के कई दिन तक जो है ना एज ए स्नाइपर छुपा रहना पड़ता है। सुरेंद्र सर, एक इंसिडेंट प्लीज़ जो है आप दर्शकों को बताइए। मैं चाहूँगा कि एक इंसिडेंट आपका जो है ज़रूर दर्शकों तक जो आप अलाउ हो, जो आप बता सकते हो। वहाँ पे तो जो है ना, एक तो सब लोग बहुत अच्छे शूटर होते हैं, और जैसे बाकी फोर्सों में या मान लो फौज से भी, हम आर्मी से आए, वहाँ भी आंख बंद करके शिस्त लेना, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं, इतनी ट्रेनिंग होती है। एक एक्सीडेंट मैं एनएसजी से पहले का बताता हूँ। मैं यूएनओ के अंदर भी रहा, तो कांगो के अंदर, कांगो मतलब रवांडा, युगांडा, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे शांति सेना के रूप में जो ना हम लोग गए हुए थे। तो जो पहले भी आर्मी रही वहाँ पुराने टाइम में शांति सेना में, तो उस समय जो ना आतंकवादियों ने जो ना बहुत बड़ा नुकसान किया था इंडियन आर्मी का भी, और शांति सेना का जो मिशन चला हुआ था वो फेल हो गया था पहले। तो दोबारा से फिर जो है ना चैप्टर 7 में वहाँ भेजे गए। तो पहले से ये मन में था कि भाई जो कहीं ना कहीं मतलब जो खुंदक होती ना, कहीं खुंदक थी अपने लोगों की, हमारे लोगों को यहाँ बहुत मारा। और ख़ासकर मैं ग्रेनेडियर का सिपाही रहा हूँ जो है ना, तो हमारे ग्रेनेडियर रेजिमेंट को बहुत लॉस्ट उधर उठाना पड़ा था पुराने टाइम में जो पहले। तो वो कहीं ना कहीं दर्द था। तो जो वहाँ किंगशासा के अंदर एक मीटिंग हुई कि भाई बहुत आतंकवादी हम लोगों ने सिलेंडर करा दिए वहाँ, बहुत ज़्यादा। एक ग्रुप ऐसा था ADF नालू, जो ग्रुप जो है ना सिलेंडर नहीं हो रहा था, जो बातचीत करने जाता था वो उसी को मार देते थे। और वहाँ पिगरी जाति के लोग हैं, आदमी को खा जाते हैं, वो उनका अपना भी, उनके बीच का भी किसी को, उसको भी मार के खा जाते हैं। पेड़ों में रहना, जंगलों में रहना, कपड़े पहनना नहीं, तीर कमान, तो इस टाइप का माहौल था। तो वहाँ पहले सर्वे किया, वहाँ पे मैप एग्जैक्ट नहीं, तो सर्वे किया। तो एक बार तो सर्वे में ऐसा हुआ पूरा दिन सवेरे 4 बजे निकले, पैदल पैदल चलते चलते उस पॉइंट तक गए जंगलों में से, और वापस आए तो बहुत सारे, देखो करीब जो है ना 100 आदमी के आसपास के टुकड़े थे, पूरा कंपनी थी एक। तो वहाँ से जो जंगल से निकल के आए, एक नदी को देखना था, उस नदी को पार करने के लिए क्या वहाँ पे पुल है या वो तोड़ दिया गया है क्या, उसका पता नहीं चल पा रहा था। उस पुल तक जाना था कि जब अगर हम ऑपरेशन शुरू करें तो नदी तक हम ऑपरेशन करेंगे, नदी को पार करने के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, और कितनी चौड़ी नदी है, कितना तेज भाव है। तो उस नदी तक जाना था। तो नदी तक जाते जाते सुबह के 4 बजे के निकले 12 बजे वहाँ पर पहुँचे। 12 बजे पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ से फिर वापस आए। अब वहाँ पानी पी नहीं सकते, वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो डिहाइड्रेशन हो के लोग गिर रहे थे काफ़ी। तो उस जंगल से हम निकल के आए तो मैसेज मिला, रात को आए, बहुत मुश्किलों से लोग मैसेज दिया उस ग्रुप ने, हम जो है ना, आप इंडियन लोग थे, महात्मा गांधी के देश के लोग थे, इसलिए हमने आप लोगों को छोड़ दिया, बख्श दिया, नहीं तो हम जो है ना आप लोगों को आने नहीं देते। क्योंकि ADF नालू ग्रुप था ना, ADF नालू, उसमें करीब 18 से 20 हज़ार आतंकवादी थे। अच्छा, उनको पता चल गया था कि आप लोग जंगल में आ गए? उनको पता, उनका कैंप है जगह जगह, उनको छोटे छोटे मूवमेंट का पता चलता था, ID लगी रहती थी। कच्चे रोड है वहाँ पे, पक्के रोड नहीं है, बहुत गहरे जंगल है। साउथ अफ्रीका के उनके जंगलों के बारे में तो सब जानते, बहुत भयानक जंगल है, और बहुत भयानक जंगली जानवर, बहुत ज़बरदस्त वो है वहाँ पे। पानी भी नहीं पी सकते, पानी भी हार्ड वहाँ का।
तो वो आने के बाद उसके बाद मीटिंग हुई, जो एग्जैक्ट पोजीशन लाने के बाद किंगशासा के अंदर मीटिंग हुई, तो वहाँ हमारा सीईओ कहने लगा, सब ने मना कर दिया उनके खिलाफ आंदोलन लड़ाई लड़ने के लिए, और जो हमारा सीईओ था उसने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे नालू के खिलाफ। अब जो नालू के खिलाफ ऑपरेशन करने की बात आई तो जो किंगशासा से आए तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया ठीक है आप तैयारी करिए और अटैक कीजिए। सीईओ ने बताया भी देखो उस तरफ 18,000 आतंकवादी हैं और बड़े बड़े कैंप पे, फौज की तरह 2-2 हज़ार हज़ार के एक साथ कैंप पे, उनके अपने रेडियो चैनल हैं, अपना सारा सिस्टम था वहाँ, सब सोने खदानों के ऊपर उन्हीं के कब्जे थे उन एरिया के अंदर। हमको और फौज चाहिए, तो हमारे उस ब्रिगेड के अंदर पाकिस्तान की आर्मी भी थी और देशों की भी आर्मी थी, क्योंकि वहाँ सब देशों से आए, शांति सेना के लिए सब देशों से आए होंगे जी। अब उन्होंने बताया कि भाई हम आपको 3,000 कमांडो जो है ना यहाँ पे प्रेसिडेंट की पर्सनल जो कमांडो है वो आपको देंगे ऑपरेशन में शामिल करने के लिए, और आप लड़ाई शुरू करिए। अब वो लड़ाई शुरू होने से पहले तैयारी हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये प्लानिंग किया गया, अब आगे जो है हम लोग कमांडो को लगा देंगे और हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, हम तो शांति सेना है, हम तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, इस टाइप की प्लानिंग किया गया। तो जब उनको अटैक करना था आईडीएफ नालू के ग्रुप के, तो हमको एक पहाड़ी के टॉप के ऊपर जाके पोजीशन लेनी थी, एक प्लाटून वाइज, एक प्लाटून 30 आदमी होते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, ऊपर हमने अपना सामान रखे, हथियार रखे, तो अम्युनिशन चढ़ाने के लिए उस पहाड़ी के टॉप पे नीचे उतरना था, नीचे से दोबारा अम्युनिशन लेके जाना था। तो सारे लोग हमारे नीचे उतर के आ गए, तो हम उसमें जो है ना 4 आदमी हम वहाँ पर रहे, एक सूबेदार, 2 हौलदार और एक मैं, क्योंकि मैंने कई सारे कोर्स कर रखे थे, मैं इंस्ट्रक्टर था सेक्शन कमांडर को, तो उन्होंने मेरे साथ सेक्शन कमांडर किया हुआ था, कोर्स किया हुआ था, तो वो बोले नहीं आप भी यहीं रहोगे। अब जो वो टुकड़ी जब नीचे आ गई, पूरी की पूरी टुकड़ी आ गई, और हमें लगा कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी लड़ती उसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, परंतु वहाँ के कमांडो ने क्या किया को डायरेक्ट जो है ना, जैसे महाभारत का बिगल बगता है टीवी में, फिर वो महाभारत में दोनों तरफ से आके फंस जाती हैं, तो ऐसे जाके वो कैंप के अंदर घुस गए। अब वो कैंप के अंदर घुसे, उधर से उन आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी, इधर से इन्होंने कर दी, 50-40 आदमी इन्होंने आतंकवादी मार दिए, 60-70 ये मार दिए, और कमांडो वहाँ से वापस भाग गए। ऐसी फौज है वहाँ की, कोई ट्रेनिंग, कोई किसी तरीके का डिसिप्लिन, कोई वो तो नहीं। इंडियन आर्मी तो है नहीं कि विड्रोल नहीं है, इंडियन आर्मी तो पीछे हटती नहीं है, कितना कुछ भी हो जाओ चाहे। और वो भागे, तो वहाँ कमांडो भी ड्रेस नहीं पहनता कोई, ना कोई वहाँ आतंकवादी पहनता, वैसे घूमते रहते हैं जंगलों में। अब वो तो भाग गए, और भाग गए तो वो जो आतंकवादी थे उन्होंने, हमने वहाँ झंडा गाड़ रखा था यूएनओ का, हमारी तरफ चढ़ाई बोल दी, क्योंकि मेन दुश्मन तो उनका यूएनओ था, भाई यूएनओ ने यहाँ चला रखी पीस कीपिंग का मामला। वो करीब हमारे 100 मीटर के आसपास जब रहे, हमें लगा कि ये जो है ना कमांडो हमारे पास हेल्प के लिए आ रहे हैं, वहाँ तो लड़ाई ख़त्म सी होगी, फायरिंग बंद हो गया नीचे। तो जब वो भाग गए तो बंद अपने आप ही होना था। जब वो 100 मीटर के करीब आ गए, तो 100 मीटर से उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया, तो जब हमको समझ में आया कि ये तो एडीएन नालू ग्रुप ने जो है ना अटैक कर दिया, और एडीएफ नालू ग्रुप का टेरर था पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे वो चढ़े, तो हमारे पास हमने एमएमजी लगी हुई थी और हथियार थे, आरएल था, सब हथियार थे, और हम जो 4 के 4 आदमी, जो चारों के चारों ये लगा लो हम पीएचडी थे वेपन एंड टैक्टिक्स की। हमने बगैर किसी की परमिशन लिए, कोई किसी से फुर्सत ही नहीं थी किससे बात करने की, और हमने डायरेक्ट सीधा का सीधा एमएमजी का फायरिंग खोल दिया। एमएमजी जो फायरिंग करती है तो 250 गोली का बेल्ट चढ़ता है उसमें, पानी की धार को रोक देती, इतनी स्पीड से फायरिंग होती, रिपीट फायर होता है उसका। और कभी एलएमजी से, कभी आरएल से, आपने देखा होगा वो बॉर्डर फिल्म के अंदर जो सुनी देओल फायर कर रहा है, हाँ, कभी किसी हथियार से, मतलब इनको ये महसूस ना हो कि 4 ही आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं। और साथ साथ ये भी हम कर रहे हैं कि भाई अगर ज़्यादा नज़दीक लगते हैं तो पहाड़ी से नीचे कूद जाना, पीछे पहाड़ी खड़ी थी, पहाड़ी से नीचे कूद जाना, बच जाएंगे तो भाग गए, नहीं बचेंगे तो भाग गए, भगवान भरोसे। पर जब तक लड़ते रहे, जब वो एमएमजी हमारी लगातार फायरिंग करती रही, रेडियो सेट पर कोई तालमेल नहीं हुआ, तो पीछे हेडक्वार्टर से तालमेल करने की कोशिश की उन्होंने बार बार। उन्होंने देखा कि भाई ये दो हथियार के फायरिंग से पता चलता कि तो इंडिया की जो है ना एमएमजी फायरिंग कर रही है,
तो जब नीचे हमारी जो लिंक गया हुआ था, जिनसे हमारी प्लाटून के लोग गए थे, वो भी काफ़ी दूर थे, मतलब उनको चढ़ने में भी घंटों लगना था। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो ना हमारे 4 आदमी हैं ऊपर, वो फंस गए। तब पीछे से जो ना अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाए, वहाँ अटैक हेलीकॉप्टरों से भी फायरिंग किया उनके ऊपर। तो जब वो वापस भागे वहाँ पे हम लोगों ने 4 आदमी ने 97 आतंकवादियों को उसी स्पॉट के ऊपर वहीं मार दिया हमने। 97 आदमी मारने के बाद भी पीछे नहीं हट रहे थे वो आतंकवादी, लगातार मतलब चढ़ रहे थे। हजारों की भीड़ जो ना अंधाधुंध फायरिंग, उनके पास भी वही हथियार है, फौज जैसे हथियार हैं। UMG उनके पास में, उन्हें MMG है, HMG है, उनके पास सब ये लॉन्चर हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, AK-47 तो आम है आतंकवादियों के पास सब जगह पूरी दुनिया के अंदर। और तब जब अटैक हेलीकॉप्टरों से जब फायरिंग हुई ऊपर से, जो देखा भी हेलीकॉप्टर उड़ गए हैं ऊपर से, तब वो हेलीकॉप्टर के भय से, हालांकि हेलीकॉप्टरों का इतना ज़्यादा कारगर फायरिंग तो नहीं, तो गहरे जंगल है ना वहाँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा था। तो बाद में जब वहाँ से बॉडियाँ उठाई तो 97 आतंकवादियों को मारा। और उसके बाद वहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया। चैप्टर 7 में थे, 6 लागू करके और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इधर से जो ना इंडियन आर्मी जो पूरी की पूरी हम थे, पूरी बटालियन ने अटैक कर दिया। हमारे 7 आदमी की वहाँ कैजुअलिटी भी हुई और लगभग जो 2000 के आसपास जो ना आतंकवादी वहाँ पे मारे होंगे। सब देशों की फौज वहाँ लगी चारों तरफ। 1 हफ्ते से ज़्यादा वो ऑपरेशन चला। उस ऑपरेशन को जो ना नॉर्थ नाइट फाइनल का नाम उस ऑपरेशन को दिया गया, नॉर्थ नाइट फाइनल के नाम से वो ऑपरेशन हुआ। तो वो ऐसा वाक्य है, ऐसे वाक्य जब याद आते हैं पुराने, तो रोंगटे खड़े हो जाते, मतलब हमको होश नहीं था। वो जो आपके 4 लोग थे, 4 जो भारतीय थे, जो आपके साथ में जो वहाँ गए थे, मुलाकात होती है क्या? अभी भी कभी बातचीत होती है, मुलाकात होती है? हाँ, कभी वो लोग दिल्ली आते हैं तो जो ना, सूबेदार साहब तो बूढ़े हो गए हैं काफ़ी, उसी टाइम एज थे वो। ये बात जो है ना मैं 2006 के आसपास की बता रहा हूँ आपको। और जो है कभी आते हैं तो कभी चर्चा करते हैं, तो बताते हैं, कहते हैं अब भाई बड़े बचे, बड़ी मुश्किल जो है ना जान बची। और जो है ना मतलब, लेकिन ये अपने आप में जो है क्या, मतलब आप बता रहे हैं, और अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से लगातार फायरिंग। मुझे ऐसा लगता है, अगर जो है सुरेंद्र सर ये देखा जाए, अगर तकनीकी रूप से आप पारंगत नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि LMG कैसे चलेगा, आपको नहीं पता होगा मोटर, तो वो जो सेना भागी वहाँ की कांगो की, वो इसीलिए क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ट्रेनिंग का अभाव होता है। यहाँ ट्रेनिंग जो है सबसे, आपको जो है वो उसकी PhD ने यहाँ पे, ट्रेनिंग से ही आत्मविश्वास आता है, ट्रेनिंग से ही जो है ना आदमी आगे बढ़ता है। शिक्षा जो है ना एक ऐसा चीज़ है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर लो, वही जो है ना आगे जाता है। और मैंने लगभग वेपन के साथ तो है ही, तमाम तरह के कोर्स जो है ना, आप जो है जो जैविक हथियार हैं, जो परमाणु हथियार हैं छोटे, उन सब हथियारों के बारे में जो है ना अलग अलग ट्रेनिंग मतलब कोर्स करने का। जैसे एज ए इंस्ट्रक्टर 1000 आदमी के अंदर 4-5 इंस्ट्रक्टर होते हैं, पूरी बटालियन इंस्ट्रक्टर नहीं होती, उनमें से भी आते जाते रहते हैं। कभी मान लो IM में जाना है, कभी और कहीं जाना है, कभी मऊ के अंदर रहना है इंस्ट्रक्टर, तो वो बदलते रहते, चलता रहता, नई टेक्नोलॉजी आती रहती उस आधार पे जो ना। तो वेपन एंड टैक्टिक्स का जो भी इंस्ट्रक्टर होता है, वो जो है चाहे ऑफिसर को पढ़ाने की बात हो हथियार के बारे में और टैक्टिक्स जंगल की लड़ाई के बारे में, चाहे जवान को पढ़ाना, वो ट्रेनिंग एक जैसी है, हथियार तो एक तरह ही चलेगा। तो उसको जो है ट्रेनिंग देने का काम जो है ना, जो सेक्शन कमांडर कोर्स किए हुए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, और उनमें भी जो ना अच्छे ग्रेडिंग होते हैं। मैं I ग्रेडिंग रहा, मेरा अच्छा ग्रेडिंग रहा। उसके बाद स्नाइपर कोर्स किया, बहुत सारे जैविक छोटे हथियारों के कोर्स किए। तो वो उससे क्या ना आत्मविश्वास आदमी का बढ़ जाता है, उसको पता है कैसे क्या करना। सेना के अंदर और सेना के बाहर दोनों जिंदगियों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं सुरेंद्र सर? आप सेना के बाहर भी जो है दिल्ली कैंट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, चीज़ें कर रहे हैं। सेना के अंदर और सेना के बाहर, सेना के अंदर सबसे बड़ी बात तो जो है ना, एक डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है। सेना के अंदर रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। और मैं कहूँगा जिस तरीके से भारतीय सेना के अंदर जो भी सैनिक रह के आता है, चाहे वो बेल्ट फोर्स कोई भी है तमाम, परंतु थोड़ा सा आर्मी के अंदर और थोड़ा कठिन नियम है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा जो ना वेपन कैरी करना होता है। हम कोई डंडे वाले दरोगा नहीं है, चौराहे के ऊपर डंडा लेके खड़े हो गए, या हमको पब्लिक डीलिंग करनी है। हमको वहीं लगाया जाता है जहाँ पे जो ना, जब ये नीचे की सब फोर्सें फेल हो जाती हैं,
तभी आर्मी को लाया जाता है। तो हमारे हाथ में वेपन होता है, तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन ठीक नहीं है, हमारा अंदर जो है ना देशभक्ति की भावना नहीं है, अपने लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका कोई भी आदमी मिसयूज कर सकता है। कांगो में सर एक चीज़ और वहाँ पे देखा जाता है, गरीबी बहुत है, बहुत बहुत गरीबी है। इस वजह से भी लोग जल्दी इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई रोटी मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएगी। और वहाँ पे आप लोग को चढ़ना जाना, वहाँ पे तो उस समय 2006 की जब बात कर बता रहे हैं आप, उस समय तो बहुत बुरी स्थिति होगी, परिवहन की भी बहुत बुरी स्थिति होगी वहाँ पे। उस समय वहाँ रोड बिल्कुल रोड नहीं थे, कच्चा रोड थे, कोई थे तो नॉर्मल, और जो बारिश बहुत होती है वहाँ पे। उसके बाद जो ना वहाँ संसाधन भी, लोग मोटरसाइकिल वगैरह ही जैसे आम साधन होता वैसे ही मोटरसाइकिल का ही साधन था, और मोटरसाइकिल भी वो बहुत ही हल्के वाली मोटरसाइकिल थी। तमाम सामान को इधर उधर कैरी करने के लिए वहाँ सबसे जो ना मुख्य संसाधन है चुकड़ू है वहाँ का। वो चुकड़ू हाँ, उस चुकड़ू के ऊपर ही लोड लेके जाना, चुकड़ू को ही खींचे लोग घूमते रहते हैं उसी पे बच्चों को बैठा के। और मतलब वो चुकड़ू चलाना हर बच्चा, हर आदमी वहाँ वो चुकड़ू चलाना जानता है। उसमें कोई इंजन नहीं होता, कोई वो नहीं होता, नॉर्मल जैसे लकड़ी से बनाया जाता, लकड़ी के पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर साइकिल की तरह उसके ऊपर वो होता है। उसमें कोई पैर वैर से नहीं चलता, वो वैसे धकाने से ही चलता है, एक पहिया पीछे होता है, एक आगे होता है। उसी को वही मुख्य संसाधन था चुकड़ू। वहाँ चौराहों के ऊपर भी कई तरह चुकड़ू चौराहा, जैसे अपने यहाँ लगी रहती शहीदों की फ़ोटो या किसी इस तरीके की फ़ोटो लगी रहती, तो वो चुकड़ू का ही मुख्य वो था। बाकी तो गाड़ियाँ तो यूएनओ के पास ही गाड़ियाँ थी, या वहाँ की फोर्सों के पास भी बहुत टूटी, बहुत पुरानी कोई गाड़ी है तो है, नहीं तो बड़ा वो था। खाने खूने के लिए कोई संसाधन नहीं, वहाँ कंदमूल लोग खाते थे। और वहाँ इतनी हालत ख़राब थी कि वहाँ की जो आर्मी भी थी, जो भी वहाँ, पहली बात तो उस समय, उसके बाद हमने ही चुनाव कराया था पहली बार, पर वहाँ ऐसे जो भी कब्जा वब्जा था एरिया वाइज की उन्होंने बना रखी थी। हम लोग जो कचरा फेंक के आते थे उस कचरे में से जो ना आर्मी के बंदे उनके लगे रहते थे, जहाँ की यूएनओ वाले कचरा फेंक के जाएंगे, उसमें से ढूंढ के अंडे वंडे जो बचा हुआ सड़ा हुआ उस सामान को ही खाते रहते थे। वापस हम लोग वापस आते हैं हिंदुस्तान। एक 26/11 जिसके लिए आपका मतलब हर उस भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है, जिनको पता है कि एज अ एनएसजी कमांडो आपने जो है उसमें हिस्सा लिया, और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि आतंकवादियों को मारा, और मारा भी तो बेतरतीबी से कि उनकी रूहें कांप गईं। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी अब कुछ महीने पहले ही तहव्वुर राणा जो है हिंदुस्तान पकड़ के लाया गया, आपका एक बयान आया था इस पे कि अब जो है जब इंसाफ होगा तो 17-18 देशों के तमाम उन लोगों को राहत मिलेगी, चैन की सांस मिलेगी, उनके साथ इंसाफ होगा जब इसको जो है इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, उसमें 18 देशों के लोग जो है ना निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे, जिसमें अमेरिका के भी उसमें 6 लोग शामिल थे, और तमाम देशों के थे। टोटल जो ना उसमें लगभग 166 लोगों को जो है ना निहत्थे मारा गया, बेरहमी से मारा गया। ऐसे उन आतंकवादियों को जो मास्टरमाइंड, जिसने पूरे हमले को अंजाम दिया, जिसने हिंदुस्तान के अंदर रह के यहाँ पे सर्च किया पूरा, उसके बाद जो है ना प्लानिंग किया, रेकी करने के बाद एक एक चीज़ यहाँ पे स्लीपर सेल जो है उनसे वो मिला, तो उसके पकड़े जाने से एक तो जो स्लीपर सेल है उसके अंदर भी खलबली पैदा हुई है, और उनको हर आदमी को खतरा है किस किस के नाम वो खोलेगा। उसमें कई सारे, मैं कहूँगा कि नेताओं से भी मिला उस समय के, और उन लोगों को भी जो है ना उनके कहाँ कहाँ रुका, कब कब ठिकाने उन्होंने बनाए, क्योंकि उसने आगरा का भी रेकी किया, लखनऊ में रहा, दिल्ली रहा, हापुड़ रह के गया है, उसके बाद मुंबई का रेकी किया, उन्होंने तमाम जगह वो रुक के गया। तो उससे दूसरी चीज़ ये है, अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान आतंकवादी के साथ जिसका भी संबंध है, वो चाहे अमेरिका जैसे देश में भी छुप जाए, उसको वहाँ से भी लाने की ताकत रखता है। उसका आतंकवाद के साथ साथ ये पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जो तहव्वुर राणा है वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एज ए डॉक्टर रहा है, कैप्टन था वो वहाँ पे, कैप्टन या मेजर से वो रिटायर हुआ, 10 साल उसने सर्विस की, ISI के साथ रहा। उसके बाद वो आतंकवादी संगठनों के साथ, लश्कर तैयबा इनके साथ उसने काम किया। तो उसके लिए ये कोई नहीं कह सकता भाई ये इसमें
इसने गलती नहीं की, इसने इतना बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान के नहीं करवाया। और मैंने साथ साथ ये भी कहा कि इसकी लंबी ट्रायल ना करें, इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के अंदर डालें और ऐसे इंसान को, जो इंसान के भेष में जो ना राक्षस है, जिसका कोई जो है ना वो नहीं है, किसी तरीके के ऊपर उसके ऊपर दया याचिका नहीं होनी चाहिए, और उसको ओपन जो ना फांसी लटकाना चाहिए, सूली लटका देना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं होगा सूली और फांसी के अंदर क्या है, क्योंकि सूली जो लटकाते हैं उसमें तो जिंदा लटका देते हैं उसको, काग कौवे चौवे जो ना ऐसे टंगा टंगा तड़प तड़प के मरता है, ठीक है ना। उसको ऐसे एक उसके ऊपर हाँ उसको लटका देते हैं। दो तरीके हैं उसके, एक बांध देते हैं और एक जो ना लोहे के पाइप जो ऊपर से पहना और जो ना नीचे से जैसे आदमी उसको बैठा देते हैं उसको उसके ऊपर, और तो उसको तड़प तड़प के मरता है। तो उससे जो ना एक मतलब ये सही इंसाफ तो वही होगा, मैं आपको कहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार जो है ना इसमें जल्द से जल्द जो है ना उसको अंजाम तक पहुँचाएगी, क्योंकि उनसे जो पूछना है वो तो पूछते पूछते सालों हो गए हैं, सब चीज़ों का पता ही है। अब तो जो है अंदर के जो बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं, उनके बारे में जानकारी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य उसमें हम लोगों को पकड़ने हैं। हमको एक चीज़ और बहुत जिज्ञासा है आपसे जानने की, ये जब भी जो है गोली चलती है, चाहे वो किसी भी तरफ से चले, कई बार जो है आप नहीं चाहते हैं कि हम किसी को मारें। जैसे आदमी, जैसे एक बड़ी अच्छी लाइन कहीं पड़ी थी कि गोली चलते ही सामने वाला मरता है, सामने वाले के साथ हमारे अंदर भी कुछ एक चीज़ मर जाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब देश के लिए जब आप कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या तब भी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या है? इस तरीके की कुछ अंतरात्मा में आवाज़ आती है, कुछ ऐसा है? हमारी व्यक्तिगत तो किसी के साथ दुश्मनी होती नहीं है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, परंतु मेरे लिए देश सर्वोपरि है। जो मेरे हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाएगा, जो मेरे हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हमारे अंदर एक ऐसा जुनून और जज्बा होता है, चाहे उसमें एक आदमी मारने हो, चाहे 100 आदमी मारने हो। कई सारे ऑपरेशन मैंने ऐसे किए जो 6-6, 7-7, 8-8 आदमी जो आतंकवादी तो हमने कईयों बार मारे हैं। और जो उन लोगों के लिए दया भाव मन के अंदर रखना, या कुछ सेकंड के लिए, बहुत सारे साथी होते हैं थोड़ा सा महसूस करते हैं, परंतु उनको मारना कोई महसूस करना नहीं है, वो तो राक्षस हैं। और राक्षसों का नरसंहार करने के लिए श्री राम ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो जो है उसी प्रकार जो ना आज एक तरफ जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और एक तरफ जो आतंकवादी हैं वो राक्षस रूपी हैं, ये जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं राम रूपी हैं। तो जब वध करने की बात आती है राक्षस का, तो जब पीछे हटने की बात नहीं है। चाहे गोली क्या, उसको तो हम चाहे चाकू से मारना हो, चाहे डंडे से मारना हो, चाहे गला घोट के मारना हो, हम लोग तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, क्योंकि हम सब चीज़ों जो सब के सब मैक्सिमम लोग ब्लैक बेल्ट होते हैं, जूडो कराटे हर तरीके से आराम्स जो है ना लड़ाई लड़ने में जो है ना माहिर होते हैं सारे के सारे लोग। तो जैसी स्थिति होती है उसी स्थिति के हिसाब से जो ना हम, अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमको मारेगा, दोनों में से एक को तो मरना है। सेना में जो युवा जाना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको आदर्श मानते हैं, ऐसे युवा जो सेना में जाना चाहते हैं और सेना में जाकर वो आपकी तरह देश सेवा करना चाहते हैं, एनएसजी, पैरा कमांडो, इन सब जगहों तक पहुंचना चाहते हैं, होमवर्क क्या करके आना चाहिए उनको? सबसे पहले तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, हर आदमी को जो है ना भारतीय सेना में जाना चाहिए, परंतु कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी तो नहीं जा सकता, हर आदमी को तो मौका नहीं मिल सकता। कई आदमी जो है ना उसकी फिजिबिलिटी नहीं होती, कई आदमी की फिजिबिलिटी है तो एजुकेशन नहीं है। सबसे पहले तो जो है ना एजुकेशन के साथ साथ जो है ना
फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने सुबेरे रेस करना है। आपका जब भी होगा फिजिकल का टेस्ट होगा, आपका बीम का टेस्ट होगा, आप लोगों को जो है ना रिटर्न टेस्ट होगा। सब टेस्टों में खरा उतरने के बाद जो है ना आपको भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलता है। वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो देश के अंदर काम करने वाला हर आदमी देशभक्त है। जब अब्दुल कलाम को जो है ना एयरफोर्स में पायलट भर्ती होने का मौका नहीं मिला था और उन्होंने जब आत्महत्या करने की ठान ली थी, वो जो ना ऋषिकेश पहुंच गए थे, वहाँ जब वो नदी के किनारे आत्महत्या करने का प्रयास के लिए बैठे हुए थे तो बाबा जी ने उनको बताया आपका जो जन्म हो ना और अच्छा करने के लिए हुआ कुछ न कुछ, और अच्छे के लिए आप जो ना फेल हो गए। जबकि वो सबसे होशियार था, उनमें टेस्ट देने में था, तो उनको दुख बहुत हुआ। और उसके बाद जो है ना उनके अंदर देशभक्ति उत्प्रोत हुई और कितने बड़े देश के जो है ना साइंटिस्ट रहे, उन्होंने जो है ना परमाणु का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी, और उसके बाद देश के राष्ट्रपति रहे। तो हर आदमी को किसी न किसी फील्ड में तो रहना है। राष्ट्रपति बन के उसके बाद उन्होंने फ्लाइट उड़ाई थी, उसके बाद उन्होंने लड़ाकू विमान अपना उड़ाया था। उनको जो है उसका ट्रेनिंग उनको यस जो उनको सबसे पहले तो जो है ना फिजिकल, इसके साथ साथ जो है ना जिनको मौका मिले तो आप अपना गेम के अंदर भाग लें, खेल कूद के अंदर आगे बढ़ें। खेल के माध्यम से भी जो है ना भारतीय सेना के अंदर जाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। हम लोग भी जो है ना भारतीय सेना में हमने खेल के माध्यम से एंट्री किया था। मैं बास्केटबॉल का जो है ना नेशनल खेलने के बाद जो है ना भारतीय सेना में सपोर्ट कोटे से भर्ती हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू लगातार ट्रेनिंग से ही अपना मन बना लेना कि भाई मुझे जो है ना अच्छा योद्धा बनना है। वो जो कहावत है ना, जो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, इसको आपने पलट दिया है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी कुछ ना कुछ बनोगे ही। भर्ती करते हैं, डायरेक्ट गेम में भर्ती करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा है, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन अच्छा सरकार कर रही है। उसके बाद वहाँ हर बटालियन के अंदर एक घातक टीम होती है, वो भी कमांडो होते हैं। वो कमांडो की तरह ट्रेनिंग करते हैं, पलटन में ही चलता रहता है। अच्छे यूथ लड़के अपने वहाँ घातक में रहें, घातक से जो है एनएसजी में आने का मौका मिले, आप एनएसजी के अंदर आइए। पैरा कमांडो में रहने का मौका मिले, पैरा कमांडो में रहिए। जो आप लोग नेवी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना मैरीन कमांडो में जाके सेवा दीजिए। एयरफोर्स में जाते हैं तो गरुड़ में जाके सेवा करिए। सीआरपी में चले जाते हैं, कोबरा में जाके सेवा करिए। तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी टुकड़ियाँ। पुलिस में भर्ती हो जाती तो पुलिस की कमांडो में जाके काम करिए। तो उससे दो चीज़ हैं, आप अपने देश की निस्वार्थ सेवा भी कर रहे हैं। देखो नौकरी तो हर आदमी कर रहा है, जो भर्ती होगा तनख्वाह तो हर आदमी कर रहा है, जिसने वो अपना एक लेवल है। हर आदमी के अंदर देशभक्ति का भी एक लेवल है। एक जो है ना कमांडो में और सेना कोई नौकरी नहीं है, ये तो एक टसन है। सेना में जो जाता है वो भी एक टसन है, सेना में जाना भी। और कमांडो में जाता है वो तो उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उसको हमेशा तत्पर रहता मरने के लिए, देश के लिए शहीद होने के लिए हर युवा वहाँ तैयार रहता, क्योंकि पता है वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। वहाँ तो आपको डायरेक्ट जो है ना आतंकवादी से कनेक्ट किया जाएगा, 5 सेकंड के लिए भिड़ाया जाएगा। जब कोई भी सारी सेनाएं, सारा सिस्टम जब फेलियर होता है, जब सारा सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाता, तब एनएसजी कमांडो को लेकर आया जाता है। तब एनएसजी का कमांडो उसको उस ऑपरेशन को 5 से 7 सेकंड में ख़त्म कर देता है। और इसका हमने एग्जाम्पल किया, देश के सामने प्रूव किया इसको हमने। चाहे वो अक्षरधाम का ऑपरेशन हो, चाहे वो मुंबई का ऑपरेशन हो। मुंबई के ऑपरेशन के अंदर 10 मिनट के अंदर हमने जो ना नरीमन हाउस को खाली करा लिया था, जो कि उसके बाद आधा घंटा के अंदर ओबराय होटल को खाली करा लिया था। ताज होटल के अंदर जो मिलिटेंट को मार गिराया था, उससे पहले देश की तमाम फोर्सों ने वहाँ पर जो ना लड़ने से जो ना असमर्थता जताई थी वहाँ पे, क्योंकि हमारा देश उस हमले को लड़ने के लिए, हमारी फोर्सें उस हमले को लड़ने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह का विचार और इस तरह का वेपन था ही नहीं। हम लोगों को आइडिया ही नहीं था कैसा भी हमला हो जाएगा। उसके लिए ही शायद आप लोगों की वो ट्रेनिंग काम आई, और उसकी वजह से जो है इन चीज़ों को जो है उन आतंकवादियों को जमींदोज किया जा सका। वो आतंकवादी पूरी ट्रेनिंग लेके आए थे, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा अंजाम देना था। तो हम लोग जो ना कहीं न कहीं हमारा देश उस समय ऐसे हमले के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो जिसका हमने इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, उस समय की जो ना कमज़ोर और कायर सरकार थी, जो उस समय निर्णय नहीं ले पाई। आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जिस तरीके से पहलगांव के अंदर हमला
हुआ और पूरी दुनिया ने बोला, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया पाकिस्तान को जो ना निस्ते नाबूद करने का, जो ना ज़बरदस्त जो ना घुटनों के ऊपर टिका दिया। उस समय भी जो ना दुनिया की मांग थी कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पर उस समय मनमोहन सिंह की सरकार जो ना फैसला नहीं ले पाई, कांग्रेस की सरकार फैसला नहीं ले पाई। तो आज की सरकार और उस समय की सरकार में फ़र्क है। तो मैं देश के सब योद्धाओं को, युवाओं को कहना चाहूँगा, आप लोग चाहे किसी भी रूप में जो ना अपनी सेवा दें, किसी भी बेल्ट फोर्स में अपनी सेवा दें, चाहे अग्निवीर के अंदर आके अपनी सेवा दें, तो जो देश सेवा जो है ना सबसे सर्वोपरि जो है ना देश की सेवा है, उससे संतुष्टि मिलती है और जो है ना अपने आप में जो है ना आदमी को लगता है कि हाँ मैंने अपने देश के लिए कुछ किया, चाहे वो सर्द के ऊपर हो और चाहे जो आदमी भर्ती नहीं हो पाता, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सिविल नौकरी के अंदर हो, देश है तो सब कुछ है, देश सर्वोपरि। भाई मेरा अगला सवाल भी वही है कि आप जब सेना से निकले, रिटायर हुए, उसके बाद भी आपने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आपने एक मुहिम से जुड़ना शुरू किया। आपने जो है राजनीति चुना, 2 बार के आप कैंट के विधायक रहे। मुझको एक बात बताइए कि आपको कभी कभी लगता है कि यहाँ अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाकई गोली मार देनी चाहिए, जिनके होने की वजह से जो है सब बर्बाद हो रहा है? मैं तो बहुतों बार ये बात बोला हूँ, देश के अंदर जो है बैठे हुए जो ना गद्दार जो है, उन्हीं की वजह से जो ना ये आतंकवादियों को सह मिलती है। आतंकवादियों को मैं कहूँगा जो पनाह देते हैं, जो उनको स्कीम देते हैं, जो बहुत सारे तब देख रहे, कई सारे तो यूट्यूबर निकल के आ रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, वो लोग, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से बहुत सख्त कानून के साथ जो ना फैसला करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को फांसी तोड़ देना चाहिए। स्लीपर सेल्स टाइप के लोग होते हैं क्या सुरेंद्र जी? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्लीपर सेल क्या होते हैं, कैसे जो है क्या नाम है वो डेवलप किए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जो इसी टाइप के जो विचारधारा के लोग हैं, जिनके पास देशभक्ति नहीं है और जो लोग जो है कहीं न कहीं कच्चे लालच में, थोड़े लालच में बिकने का, टूटने का काम करते हैं, उन लोगों में समाज के अंदर जो ना ये इनके लोग घुसे रहते हैं, वो स्लीपर सेल का काम करते हैं। बहुत सारे स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जो जिनको कभी कभी आतंकवादी यूज़ करते हैं, सालों साल में, हो सके उनकी ज़रूरत पड़े ना पड़े, उनकी चाहे उम्र भी निकल जाए, पर उनको वो समय समय पे जो ना थोड़ा बहुत कहीं न कहीं उनका विजिट करा दिया, कहीं उनको बुला लिया, कोई फंक्शन पार्टी में अंडरग्राउंड कुछ उनको प्रलोभन दे दिया। कई लोग जो है नशों के शौकीन हैं, महिलाओं के शौकीन हैं, कई लोग पैसे के शौकीन हैं, जो जैसा आदमी उसको वैसा लोभ, उसी तरीके से उनको वो प्रलोभन दे के आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ कंटिन्यू जो स्लीपर सेल होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो बहुत कभी कभी यूज होते हैं वो स्लीपर सेल जो है ना पकड़ में नहीं आते हैं। उन स्लीपर सेल को पकड़ने के लिए हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो युवा हैं, उन लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। उनको हर अपने अड़ोसी पड़ोसी पर नज़र रखने की आवश्यकता है। जो इस टाइप का कोई लगता है कि इसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी सूचना या देना पुलिस को, प्रशासन को, हमारे सब लोगों की जिम्मेवारी रहती है। क्योंकि देश, दुनिया और आम पब्लिक की जो ना फोर्सों की आँख नाक होती हैं, वही सूचना देते। हमारे भी स्लीपर सेल है, पाकिस्तान के अंदर हमारे भी लोग हैं, चाइना में, हम पूरे दुनिया में हमारे लोग भी जो हमारे लिए भी काम करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं। परंतु हम लोग जो है एक अच्छे विचार से काम करते हैं। हम लोग जो ना किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हम लोग आतंकवाद नहीं फैलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो एक ही धर्म के लोग आतंकवादी क्यों हैं? हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं है? क्रिश्चियन आतंकवादी क्यों नहीं है? बौद्ध आतंकवादी क्यों नहीं है? तो ये जो है जन्नत में जाने की जिनके ललक है, जिनको बेहतर हूरों के पास जाने की ललक है, जिनको अरे यहाँ तो जन्नत देखी नहीं, यहाँ तो तुम भाई को भाई मारने का काम कर रहे हो, यहाँ तो तुम जो ना धर्म पूछ के मारने का काम कर रहे हो। और ये जो पहलगांव के अंदर ही नहीं हुआ, जो धर्म पूछ के मारा, कपड़े उतरवा के मारा, कलमा पढ़वा के मारा, ये मुंबई के ताज होटल में भी इसी तरीके से इन्होंने मारा था। मुसलमानों को नहीं मारा वहाँ पे, वहाँ धर्म पूछ के मारा।
हमने जिन लोगों को रेस्क्यू किया, मैंने 627 लोगों को ताज होटल से रेस्क्यू किया, उनमें से ये सिचुएशन बताई, एक आदमी ने पूरी कहानी बताई, मैं पिछले एपिसोड में आपके यहाँ कवर किया था।